स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम केमिकल बॉन्डिंग किप्स के एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे वो हम जो उसके बाकी पार्ट बच गया था पार्ट 2 उसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने 20 एमसीक्यूज़ किए थे, अब पार्ट 2 में नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं 21 एमसीक्यूज़ से। 21 एमसीक्यूज़ में वो कह रहे हैं विच मोलिकुलर ज्योमेट्री इज़ नॉट पॉसिबल फॉर AB4 टाइप मोलिक्यूल, कि अगर कोई AB4 टाइप मॉलिक्यूल है तो उसके लिए कौन सी ज्योमेट्री नहीं होगी, ये बताना है। तो AB4 टाइप मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले ये देखो। AB4 टाइप मॉलिक्यूल ये होता है कि सेंटर में एक एटम हो और उसके इर्द मतलब साइड एटम क्या हो, B एटम 4 हो, जिस तरह के आपके पास CH4 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ NH3 है, अब इसके सेंटर में एक ही एटम है मगर इसके इर्द 3 एटम है, तो इसको हम AB4 कहेंगे, मगर इसके ऊपर एक लोन पेयर भी होगा। तो आपने sp मतलब जो sp3 वाले होंगे ना और मॉलिक्यूल sp3 वाले जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, तो वो सारे होते हैं AB4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, वो AB4 मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमने बताना है कि AB4 टाइप मॉलिक्यूल में कौन सी ज्योमेट्री हमारे पास नहीं आ सकती इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो इससे पहले हमने पिछली ही वीडियो में इससे पहले एक ज्योमेट्री का सवाल किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर ज्योमेट्री का आपको कोई सवाल आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ज्योमेट्री को सवाल करने के लिए आपने सबसे पहले उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गई sp, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री या शेप होगी वो होगी लीनियर। और अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2, तो फिर दो ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। पहली कि अगर उसके ऊपर लोन पेयर होवे 0 तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राईएंगुलर प्लेनर, और अगर उसके ऊपर लोन पेयर हुआ 1, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई और लोन पेयर 1 हुआ, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो बेंट या फिर एंगुलर होगी। इसी तरह sp3 जिनकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आ गई तो उसकी 3 ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। तो जिस पे लोन पेयर 0 हुआ उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, जिस पे लोन पेयर हुआ 1 उसकी ज्योमेट्री होगी पायरामिडल, और जिस पे लोन पेयर हुए 2 उसकी ज्योमेट्री होगी बेंट या फिर एंगुलर। अब ये लोन पेयर कैसे पता चलेंगे किसी मॉलिक्यूल पे कितने लोन पेयर हैं, वो भी मैंने पीछे बताया हुआ कि अगर आपको लोन पेयर का पता करना है कि वो कितनी है तो आपने उसको क्या करना है Z माइनस बॉन्ड पेयर कर देना, ठीक है। Z माइनस बॉन्ड पेयर। अब Z क्या है, Z में वो हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का तरीका है जो कि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता था Z इज इक्वल टू 1/2V प्लस M, ये वाला, ठीक है। तो उसमें से Z निकालना है, वो पीछे वाली वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो आप लोग, तो sp3 वाली में उसने पूछा है कि कौन सी शेप हमारे पास मिल सकती हैं। तो हमें देखा है sp3 वाली में टेट्राहेड्रल, पिरामिडल और बेंट या फिर एंगुलर मिल सकती हैं हमें। और देखते हैं यहाँ पे कौन सी उसने दी हुई है। तो उसने दी है हमें टेट्राहेड्रल, एंगुलर, पिरामिडल और ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हमें मिलती। ट्राइगोनल प्लेनर हमें किस में मिलती है, वो मिलती है हमें sp2 वाले में, ठीक है। sp2 वाले में तो हमारे पास A ऑप्शन इसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। उसने कहा था कि कौन सी नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसके लिए पॉसिबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमें वो कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन, कि इन मॉलिक्यूल जो नीचे मॉलिक्यूल दिए गए इनका बॉन्ड एंगल करेक्ट ऑर्डर में लिखे, मतलब सबसे ज़्यादा पहले, फिर सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमें कौन कौन से दिए हैं पहले ये देख लेते हैं। हमें दिया है मीथेन, वाटर, NF3 और H2S, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीथेन। मीथेन का जो बॉन्ड एंगल होता है आपकी बुक में लिखा हुआ है 109.5, क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है और उसका बॉन्ड एंगल 109.5। वाटर का होता है 104.5, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हमारे पास लोन पेयर भी होते हैं, उसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। NF3 में एक लोन पेयर होता है, इसका बॉन्ड एंगल 102.5 हो जाता है। इसी तरह हमारे पास H2S का बॉन्ड एंगल 92 डिग्री। तो अगर आप इनको अरेंज करोगे तो अरेंज करते हुए आपको पता है सबसे पहले आएगा CH4, फिर आएगा हमारे पास वाटर, फिर आएगा NF3 और फिर H2S, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो सबसे पहले CH4, वाटर, NF3 और H2S, तो A ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट होगी।
तो अगर ये तो था कि अगर आपको वैल्यूज़ उसने बुक में दी हैं तो आपको वैल्यू से पता चल गया कि ये वैल्यू कम थी, इसकी ज़्यादा थी। अगर आपको वैल्यूज़ का ना पता हो तो आप लोगों ने कैसे करना है बॉन्ड एंगल के सवाल, कि सबसे पहले जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी ना sp, सबसे ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा, और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 उसका उससे कम, और sp3 जिसकी होगी उसका उससे भी कम। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसका, sp वालों का, फिर sp2 और फिर sp3 वालों का, ठीक है। अगर हमारे पास बाय चांस जो है वो मतलब हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की सेम आ जाती है, मतलब जो 2-3 मॉलिक्यूल दिए हैं तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, फिर तो ये वाला रूल नहीं लगेगा sp2 और sp3 वाला। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उन पे बॉन्ड एंगल जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो होगा नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स के। मतलब ये कि जिस पे नंबर ऑफ़ लोन पेयर ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। जिस तरह ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है NH3 और वाटर, ठीक है। अब इसमें दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है sp3 तो मतलब ये वाला रूल नहीं लगेगा sp2 वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा रूल लगाएंगे कि बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स के। अगर आप देखोगे तो NH3 में लोन पेयर होता है 1 और H2 में होता है, वाटर में होता है 2 लोन पेयर। तो हमने कहा कि बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स के। तो मतलब ये नंबर ऑफ़ लोन पेयर इसके ज़्यादा हैं तो इसके कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल वो होगा कम होगा किसके, बॉन्ड एंगल से, वाटर के बॉन्ड एंगल से कम होगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा, वाटर का, फिर NH3 का होगा, ठीक है। ये होगा दूसरा रूल। अब अगर आगे आ जाता है कि अगर हमारे पास उस पर नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स भी सेम हो, फिर क्या करेंगे, फिर आप लोगों ने यही करना है कि नंबर ऑफ़ लोन पेयर सेम होंगे तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के होता है। मतलब ये नीचे देखो H2O और H2S ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इन दोनों में बॉन्ड लोन पेयर भी 2 होते हैं। अब क्या करें, अब हमारे पास ये वाला रूल लगेगा कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है। तो इनमें से सेंट्रल एटम क्या है, इसमें हमारे पास सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन और इसमें हमारे पास है सल्फ़र। तो ऑक्सीजन और सल्फ़र में से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के सेंट्रल एटम के। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा सल्फ़र से। तो मतलब H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है H2S से। इस तरह आप लोगों ने करना अगर बॉन्ड एंगल का सवाल आपको कोई आ गया तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ परफेक्ट ट्राईएंगुलर शेप, कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिनकी शेप क्या है, परफेक्ट ट्राईएंगुलर है, ट्राईएंगुलर शेप है, ठीक है। तो अगर CO2 को देखो तो CO2 को अगर आप सोल्व करो, मैंने बताया कि कैसे आपने शेप को निकालना है। सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो CO2 को पहले सोल्व करते हैं। CO2, तो CO2 के लिए Z की वैल्यू निकालो, Z इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M। V क्या होता है, सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि CO2 में सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 4, तो 1/2 इंटू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा। M की जगह पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोनोवेलेंस एटम, मतलब मोनोवेलेंस से मुराद हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन, इनमें से अगर कोई भी होगा तो उसका नंबर लिखना है। तो यहाँ पे इसमें इनमें से कोई नहीं है तो हम मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये आएगा आपके पास 2, और जब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2SN जो है, Z की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो वो होती है हाइब्रिडाइजेशन sp, तो वो हमारे पास क्या होगी, शेप लीनियर। तो उसने कौन सा पूछा है, उसने पूछा है ट्राईएंगुलर शेप, तो ये लीनियर तो नहीं होगी, ट्राईएंगुलर हमें ढूंढनी है। इसी के साथ pH3 देखो, pH3 में अगर आप देखो तो pH3 के लिए इसको सोल्व करें, Z इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M pH3। तो Z इज इक्वल टू 1/2 V की जगह पे क्या नाम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में 5 होते हैं, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन है 3, तो ये आएगा आपके पास 4, और जिसकी 4 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका हमें पता उसकी 4 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसमें उसकी इन तीनों में से कोई एक होगी। इन तीनों में से देखो
कौन सी होगी। तो मुझे पता है नंबर ऑफ लोन पेयर अगर हमने निकालनी है तो लोन पेयर इज इक्वल टू होता है z माइनस बॉन्ड पेयर, z माइनस बॉन्ड पेयर। z हमारे पास आया 4, बॉन्ड पेयर कितने इसने बनाए हैं 3, मतलब ये देखो फॉस्फोरस ने 3 हाइड्रोजन से अटैच है ना, ये PH3, तो 3 हाइड्रोजन से अटैच है, 3 बॉन्ड पेयर इसने बनाए 4 माइनस 3, 1 हमारे पास इसका लोन पेयर आ गया। तो मतलब हमारे पास sp3 है और उस पर लोन पेयर कितने हैं 1, तो ये पायरामिडल, तो ये भी हमारे पास इसकी ऑप्शन नहीं होगी, हमें ट्राईएंगुलर वाली ढूंढनी है। SO3 को देखो, अगर आप SO3 के लिए इसको सोल्व करो तो क्या आता है, तो SO3 के लिए तो Z इज इक्वल टू 1/2, V कितना हमारे पास सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं है तो 0 आएगा, तो 1/2 6/2 हमारे पास 3 आ गया, 3 हमारे पास आ गया। जब Z की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जब Z की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 तो वो होगी sp, अगर हमारे पास आएगी 3 तो होगी sp2, ये आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 4 होगी तो sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये हमारे पास sp2 आ गई है और sp2 में भी हमारे पास उस पर लोन पेयर 0 है, तो ट्राईएंगुलर प्लेनर हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें यही ढूंढना था ट्राईएंगुलर प्लेनर, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। आगे चलते हैं, लिमिटेशंस टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन कौन सी थी, इट डज नॉट एक्सप्रेस शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस किया था, जैसा कि BF3 को उसने एक्सप्रेस किया था कि ये एक ट्राईएंगुलर प्लेनर है। आगे इट डज नॉट इन्वॉल्व क्राइटेरिया ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्राइटेरिया ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इसने बनाया था, इसने कहा था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनकी जो है वो, जिनमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। फिर आगे वाली, इट डज नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ये ठीक है कि इसने ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं किया था, तो हमारे पास सी ऑप्शन होगी। आगे है एंड टू एंड ओवरलैपिंग गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ, तो एंड टू एंड से मुराद ये है कि अगर ये हमारे पास p ऑर्बिटल है और एक ये p ऑर्बिटल है, इनकी अगर ये वाली ओवरलैपिंग हो, ये दोनों लोब्स आपस में मिल जाएं, तो उसको हम कहेंगे एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड से मुराद ये है कि अगर ये एक p है और ये एक p आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं कि इनका ये वाला हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और ये जो बॉन्ड बनता है इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे, साइडवेज ओवरलैपिंग से, मतलब ये वाली लोब इस तरह आपस में साइड से ओवरलैप करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, एंड टू एंड ओवरलैपिंग गिव राइज टू, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है, मतलब ए वाली ऑप्शन। आगे पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, तो ये पाई बॉन्ड जो मैंने अभी बताया कि ये वाली ओवरलैपिंग से बनते हैं साइड वाइज से, मगर ये जो ओवरलैपिंग से बनते हैं वो होते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ऑप्शन कौन सी होगी, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ए वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में वो कह रहा है कि कौन सी जो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, जो हमें कि जो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो दिया गया, क्यों दिया गया, कौन से ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, वीबीटी के कौन से ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया था। तो इसमें से पहला देखते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो कह रहा है कि वीबीटी ने ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आई, मतलब ये गलत है, ये तो गलत है, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए नहीं थी आई। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई थी वो थी MOT, तो हाइब्रिडाइजेशन ही आई थी, पैरामैग्नेटिक के लिए MOT आई थी। तो उसने पूछा ये कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई थी, कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी। आगे
इट डज नॉट एक्सप्लेन और इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये भी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी MOT एक्सप्लेन करती है। आगे इट डज नॉट एक्सप्लेन टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, हाँ कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन आई थी। जिस तरह ये देखो VBT के मुताबिक कार्बन के पास 1s2 2s2 और 2p x में 1 और 2p y में 1 इलेक्ट्रॉन है। VBT के मुताबिक कार्बन जो है वो सिर्फ इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ही 2 ही बॉन्ड बना सकता है। मतलब VBT के मुताबिक कार्बन क्या है, डाईवेलेंट, 2 बॉन्ड बना सकता है। मगर कार्बन एक्चुअल में क्या है, कार्बन एक्चुअल में 4 बॉन्ड बनाता है। जैसा कि ये देखो CH4 इसने 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हैं। तो कार्बन एक्चुअल में क्या है, कार्बन एक्चुअल में है टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आई थी, हाइब्रिडाइजेशन। तो सी वाली ऑप्शन ठीक है हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे चलते हैं। कह रहा Cl2 इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ। तो अगर हम Cl2 उसमें 2 क्लोरीन के एटम है, एक ये। अब दोनों क्लोरीन के एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 और इसकी भी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब देखो इन दोनों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 3p में। इसमें भी 3p में है, इसमें भी 3p में है। और 3p में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की स्पेस है। मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते तो इसके पास 6 हो जाएंगे, इसके पास भी 6 हो जाएंगे। तो ये कैसे बना Cl2, इस क्लोरीन के एटम का भी ये वाला P क्या किया, उस क्लोरीन के एटम से भी ये वाले P से ओवरलैप किया। तो मतलब P ओवरलैपिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। तो आंसर कौन सा होगा, PP हेड ऑन ओवरलैपिंग। मैंने बताया था कि ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये कैसी है, हेड ऑन, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हमारे पास Cl2 में इस तरह से Cl2 में सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर पाई बॉन्ड बनना होता तो फिर कौन सी ओवरलैपिंग होती, PP में वो पैरेलल ओवरलैपिंग होती। तो यहाँ पर आंसर हमारा B होगा। 29 MCQ है। इन विच प्रोसेस इन विच द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप मिक्स अप विद ईच अदर टू गिव इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है, सी वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। आगे है, इन विच द फॉलोइंग स्पीशीज सेंट्रल एटम इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सी स्पीशीज है जिसमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। तो आप लोगों को बखूबी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती है कि अगर NH4 पहली स्पीशीज को देखो तो NH4 प्लस, तो इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हमें पता है कि Z इज़ इक्वल टू होगा, Z इज़ इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। ये आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। अब देखो Z इज़ इक्वल टू 1/2 N के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है जितना ग्रुप का नंबर होता है, मैं बता चुका पीछे वाले लेक्चर में। प्लस 5 मोनोवैलेंट एटम कितने, 4 हाइड्रोजन एटम है 4, माइनस पॉजिटिव चार्ज कितने हैं +1 का, तो यहाँ पे -1 प्लस नेगेटिव चार्ज तो है नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + 1 9, 9 - 1 8, तो 8/2 दैट इज़ इक्वल टू 4। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, NH4 की sp3 होगी, NH4+ की। तो उसने कहा sp3 जिसकी नहीं होगी वो बताना है, तो इसकी sp3 है, मतलब ये आंसर नहीं होगा हमारा। आगे चलते हैं NH3 की। NH3 की अगर भी आप निकालो, इसी को मैं अगर NH3 कर लूँ, नहीं दोबारा से कर लेते हैं, चलो NH3। तो NH3 में हमें पता है Z इज़ इक्वल टू होता है 1/2 × V + M प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो V की जगह पे हम क्या लिखेंगे,
V की जगह पे नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 5 प्लस 3, M की जगह पे 3 मोनोवेलेंट एटम है तो वो लिखेंगे, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 दैट इज़ इक्वल टू 8/2 दैट इज़ इक्वल टू 4। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3 NH3 की भी, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। NH2 नेगेटिव की देखो, NH2 नेगेटिव की भी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूला से निकालनी है। NH2 नेगेटिव की भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन V प्लस M प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है Z इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज। ये सारे फार्मूलाज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 1/2 V की जगह पे क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 5 प्लस मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, NH2 नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन एटम मतलब 2 प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं, +1 का, तो +1 आ गया तो दैट इज इक्वल टू, पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं इस पर, पॉजिटिव चार्ज देखो NH2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 5 + 1 2 + 1 8 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी NH4 नेगेटिव की। इसके अलावा अगर आप लोग NO3 नेगेटिव की निकाल लो, NO3 नेगेटिव की, तो ये इसकी नहीं आएगी, इसकी क्या आएगी देखते हैं। 1/2 V की जगह पे लिखें नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम इसमें है नहीं है, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है, -1 प्लस नेगेटिव चार्ज कितने हैं, प्लस का मतलब 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1, नेगेटिव चार्ज जितना होगा उसको प्लस करना है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। मतलब हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई वो कौन सी है, sp2, तो sp2 हमें नहीं ढूंढनी थी, वही है, हमें हमारे पास सारे sp3 होने चाहिए थे, मगर sp2 आ गई तो ये हमारा आंसर होगा D वाला, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31, इन ग्राउंड स्टेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, कि कार्बन में ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होती है 1s2, 2s में भी 2 और 2p में हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास, 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 2, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ पे है हमारे पास, C ऑप्शन में। अगर वो कहता है एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन की, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से 2s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p में जो खाली पड़ी है यहाँ पे एक्साइट कर देता है, तो फिर 3 ये और एक जो यहाँ पे बच जाना था, 4 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने थे एक्साइटेड स्टेट में, मगर यहाँ पे उसने पूछा है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। आगे करते हैं कि द सेंट्रल एटम विच मे नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल विल फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब कि ऐसा एटम बताओ जिसमें हम ऑक्टेट रूल से ज़्यादा उसमें बॉन्ड बना सकें। तो फॉस्फोरस इन सब में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि फॉस्फोरस 1s2, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो इसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस का जो 3p होता है ये इलेक्ट्रॉन आगे 3d में ऑक्साइड कर जाते हैं, तो जब ये ऑक्साइड कर जाते हैं तो इसकी वैलेंसी जो है वो बढ़ जाती है। जैसा कि यहाँ पे अगर देखें तो इसके 3s2 में 2 हैं, 2 इसकी वैलेंसी ये, ठीक है। तो उसके साथ ही 3p में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्साइड करता है 3s से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे d में ऑक्साइड कर देता है एक, तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपके पास एक यहाँ पे 3s में इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 3 यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे जो है 5। मतलब ये सारे मिलके हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड। और मतलब ये कि ये अब 5 बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस, जैसे कि वो PCl5 में 5 बॉन्ड बनाता भी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो तो आपको ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, C वाला फॉस्फोरस। आगे है
विच वन शोज़ हाई परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर, इनमें से सबसे ज़्यादा आयोनिक करेक्टर किस में होता है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है पिछले वाले लेक्चर में कि आयोनिक करेक्टर अगर ज़्यादा देखना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए तो इससे पीछे वाले हमने लेक्चर में देखा था कि अगर हमें ज़्यादा परसेंटेज आयोनिक करेक्टर किसी में देखना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है कि जो कटाइन है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो लार्ज होना चाहिए, मतलब उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, और जो एनाइंस है उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो कि जो उसने हमें आयोनिक कंपाउंड दिए हैं उसमें से सब में देखो कटाइन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन, मतलब कटाइन वाला फैक्टर तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, कटाइन वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि कटाइन ही सेम है, तो अब क्या कंपेयर करें। उसके बाद एनाइंस को देखो तो एनाइंस हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल। तो एनाइंस हमारे पास कौन कौन से हैं, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो आयोडीन सबसे मतलब छोटा इन सब में कौन सा होता है, वो फ्लोरीन होता है। तो मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा फिर आयोनिक रिएक्टर किस में होगा, HF में, ठीक है। आयोनिक रिएक्टर देखने के लिए 2 कंडीशन है, कटाइन हमारे पास जो होना चाहिए वो लार्ज और एनाइंस स्मॉल, ये आपने कंपेयर करना है, ठीक है। इस तरह का पिछली वीडियो में भी एक सवाल किया था हमने। अच्छा, आगे है द डाइपोल मोमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। डाइपोल मोमेंट किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, पहला है परसेंटेज आयोनिक रिएक्टर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परसेंटेज आयोनिक रिएक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, आपके पास बुक में एक फार्मूला भी लिखा होगा जिससे हम परसेंटेज आयोनिक रिएक्टर निकाल सकते हैं। आगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हम इंफॉर्मेशन देता है। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, डाइपोल मोमेंट अगर 0 आ गया तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो कोई परफेक्ट ज्योमेट्री होगी, मतलब उस पर लोन पर कोई नहीं होगा, जैसा कि लीनियर होती है या फिर ट्राइगोनल प्लेनर होती है या फिर टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। और अगर उसका डाइपोल मोमेंट 0 ना आया तो मतलब वो फिर उसकी ज्योमेट्री कुछ और है। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है डाइपोल मोमेंट। आगे बॉन्ड एंगल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। जब ये ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देगी तो बॉन्ड एंगल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। आगे है बोन लेंथ डिपेंड्स अपॉन। बोन लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहला है बोन लेंथ डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो बिल्कुल ठीक है, ये देखो बोन लेंथ जो है वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसकी बोन लेंथ सबसे कम होगी, और जिसकी sp3 है उसकी उससे भी कम, उससे ज़्यादा होगी, और जिसकी sp3 है उसकी सबसे ज़्यादा होगी। जैसा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH4 SO3 और BeCl2। इनमें CH4 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, SO3 sp2 और BeCl2 sp। तो इनमें सबसे ज़्यादा फिर CH4 क्या है बोन लेंथ होगी, फिर SO2 की और BeCl2 की सबसे कम होगी। तो हमारे पास ऑप्शन ये ठीक है कि हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है हमारे पास बोन लेंथ। एंड वाले साइज़ ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, साइज़ ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है। जैसा कि अगर हमारे पास कोई एटम है जिसमें ये सेंट्रल एटम है और उसके साथ दूसरा एटम ज्वाइन होने हैं, ये देखो, तो इसकी जो बोन लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी बोन लेंथ है वो बड़ी होगी। और अगर इसके अलावा हमारे पास कोई साइज एटम का छोटा है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होने हैं तो उसकी बोन लेंथ कम होगी। तो साइज़ ऑफ सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है ये बोन लेंथ। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका भी ऑप्शन होगी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, वो कह रहा है कि द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू R। क्यू का मतलब चार्ज, तो चार्ज का होता है कूलम C और R का मीटर। तो मीटर कूलम इसका SI यूनिट होता है, जो कि हमारे पास C ऑप्शन में है। आगे हमारे पास आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, डाइपोल मोमेंट उसका ज़ीरो है, तो उसके लिए उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट अगर उसका ज़ीरो है तो उसको 2 कंडीशन पे पूरा उतरना चाहिए। कौन कौन सी 2 कंडीशन, पहली के साइड एटम सेम होने चाहिए उस मॉलिक्यूल में, जैसा कि BF3 है तो इसमें साइड एटम कौन सी है, 3 फ्लोरीन ही है, मतलब सेम एटम है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास OHCl है, OHCl, तो इसमें साइड एटम ऑक्सीजन के साथ एक H है और एक Cl, तो इसमें बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि साइड एटम सेम होनी चाहिए। दूसरी कि जो उसकी ज्योमेट्री है वो परफेक्ट ज्योमेट्री होनी चाहिए, मतलब परफेक्ट ज्योमेट्री से
कि वो इन तीनों में से एक होनी चाहिए, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। तो इनमें से एक होनी चाहिए। पहली कंडीशन के साइड आइटम सेम, दूसरी परफेक्ट ज्योमेट्री उनकी होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो पहली कंडीशन क्या होती है, साइड आइटम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बी ऑप्शन में देखो साइड आइटम 3 फ्लोरीन, डी ऑप्शन में साइड आइटम 4 क्लोरीन, सी ऑप्शन में 2 ऑक्सीजन आइटम से सही है, सारे सेम है। मगर ए ऑप्शन में देखो तो 3 हमारे पास हाइड्रोजन आइटम है और 1 क्लोरीन आइटम है। तो मतलब यहाँ पे साइड आइटम सेम नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल डाइपोल मोमेंट वो भी 0 नहीं होगा। तो उसने ये पूछा कि कौन सी है जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारे पास। आगे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इज पोसेस्ड बाय, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किस में होगा, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट उसमें होगा जिसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर इनमें से आप देखो तो वाटर एक ऐसा मोलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। H2S में सल्फ़र और हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है वाटर में, कार्बन और ऑक्सीजन का डिफरेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इनकी आप वैल्यूज़ लिख के इनको डिफरेंस कैलकुलेट करना, तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा वाटर का डिफरेंस आता है। आगे वो हमें कह रहा है कि द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बोन लेंथ ऑफ CCl की जो बोन लेंथ है वो हमें कितनी दी है, बोन लेंथ 176.7। अब हमें पता कि बोन लेंथ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, बोन लेंथ किसी भी आयोनिक कंपाउंड की, CCl एक आयोनिक कंपाउंड, वो होती है बोन लेंथ रेडियस ऑफ कटाइन और प्लस रेडियस ऑफ एनाइन से, ठीक है। तो इसमें कटाइन कौन सा हमारे पास, C, और एनाइन Cl। तो वो कह रहा है Cl की जो रेडियस है वो हमने फाइंड करना है। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड पे ले लेंगे, रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू हो जाएगा फिर बोन लेंथ, उधर जाकर माइनस होगी, ठीक है, रेडियस ऑफ कटाइन माइनस बोन लेंथ। तो ये आप लोगों के आंसर आएगा R माइनस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कटाइन हमें कितना दिया है, रेडियस ऑफ कटाइन उसने दिया है CC बोन लेंथ 154, और 154 का अगर आप रेडियस लोगे तो 154 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 179। सॉरी यहाँ पे ना हमारे पास आना था 176, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू क्या 176.7। तो 176 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, वैल्यू है 176। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 77 माइनस 176, तो आपके पास तकरीबन आंसर आएगा 99 पिकोमीटर। तो आंसर को देखो 99 पिकोमीटर कौन सा हमारे पास, वो है बी वाली ऑप्शन में। तो 99 पिकोमीटर बी वाली ऑप्शन में हमें आंसर हो जाएगा। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो इसके पास पेपर पे आएगी, तो फॉलो फॉर मोर।